और नेक्स्ट टाइम से ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए जी। तो सबसे पहले देखेंगे हेलोजेंस की बात करेंगे। हेलोजेंस की बात करेंगे तो ग्रुप 17 में थे हम लोग, हेलोजेंस में थे। तो जो मैं अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन पक्का है पेपर में आने, मतलब इन दोनों के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर हो जाए। तो ये जो 2 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ये 2 क्वेश्चन पक्का अटेंडेंस पेपर में आने ही आने हैं। समझे क्या भैया? कल से स्कूल खुल रहे हैं तो थोड़ा टाइम एडजस्ट होगा भैया, और कल से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पढ़नी है भैया। अच्छा, ऐसा बोल रहा है तो भाई कल से जो टाइम है मैं बता देता हूँ, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, कितनी बार बताऊं, इसमें कराऊंगा ऑर्गेनिक। क्लास 10th से, 11th से भी छोड़ो, तुम्हारा लेवल और नीचे गिरा देता हूँ। 10th की ऑर्गेनिक पहले पढ़ाऊंगा, फिर 11th पढ़ाऊंगा, फिर 12th पढ़ाऊंगा। ओके, 2 महीने ऑर्गेनिक ही करनी है भाई। बायोमोलिक्यूल्स देखो 3-4 क्लास का चैप्टर है, वो तो एक ही दिन में करा दूंगा, ठीक है, उसको चैप्टर मानना ही नहीं। अब हमारे सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं। बायोमोलिक्यूल जब बोलोगे ऐसे करा देंगे, सैटरडे संडे को क्लास लेके अलग से वो निपटा देंगे, ठीक है, वो तो चैप्टर ही नहीं मानते उसको हम। तो मैं क्या पढ़ाऊँ? वाइटामिन खुद ही पढ़ लेना, वीडियो भेज दिए मैंने, इसको जल्दी कर सिलेबस खुद ही पढ़ लेना, 5 ही तो क्लास है उसकी, ठीक है। जो आराम से करना चाहते हैं लास्ट में करा दूंगा बायोमोलिक्यूल्स, मतलब खुद पढ़ना होगा खुद ही पढ़ लेना। 5 क्लासेस हैं बायोमोलिक्यूल्स की, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन सब पढ़ा रखा है मैंने यार, बायो ही है वो, ठीक है, बढ़िया सब्जेक्ट है। बट यार उस चीज को तुम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, वीडियो से खुद पढ़ सकते हो, पढ़ लेना, वरना बाद में मैं पढ़ा दूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं सोचना कि भैया आप तो ऐसे बोल रहे हो। हाँ, जिनको थोड़ा जल्दी खत्म करना अपना, मैंने वीडियो भेज दी। इसमें ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, 9 से 10 में सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा, सॉलिड स्टेट, ठीक है भाई। जब सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा तो इसमें मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा दूंगा। सॉलिड स्टेट तो छोटा चैप्टर है, फिर इसके बाद इसमें बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इसमें ये 2 चैप्टर कराऊंगा। तब तक उन बच्चों का, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा था, उनका हेलो एल्केन हेलो रीन तक हो चुका था आधा, उसके बाद वो फिर किसी भी बैच में आ जाना, ठीक है। तो भाई ऑर्गेनिक 2 महीने बचे हैं हमारे पास, सितंबर एज वेल एज अक्टूबर। नवंबर में भी पेपर कब शुरू होते हैं? 15 नवंबर से शुरू होते हैं, होपफुली उसके बाद ही होंगे। और 1 से भी हो जाएंगे तो मेरा सिलेबस तो बहुत जल्दी खत्म हो ही जाएगा। और ये बात कब है? जब मैं 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ा चुका हूँ, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वरना मेरा सिलेबस तो 15 सितंबर तक ही खत्म हो जाता। काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वजह से मेरा टाइम एक्स्ट्रा लग गया। तो मेरी स्पीड के बारे में अब तुम मत बोलना भाई कि देखो इतना सारा समझाते हुए भी फिर भी स्पीड मेंटेन रखना ये आसान बात नहीं होती है, ठीक है। सिलेबस में टाइम से पहले ही खत्म कर देता हूँ, बहुत पहले, ठीक है। मुझे तुम्हारी 1 महीने की फी का लालच नहीं रहता है, तुम्हारा रिवीजन अच्छी हो जानी चाहिए। 15 सितंबर के बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज में हर चैप्टर के 2-2, 3-3 टेस्ट लूंगा। जिस बच्चे को देनी हो दो, जिसको नहीं देनी हो मत दो। जिसको अच्छे नंबर चाहिए टेस्ट सीरीज दे देना, सारे टाइप्स के एमसीक्यू होंगे उसके अंदर, तो चैप्टर वाइज होगी, जिन्होंने जो चैप्टर पढ़ा हुआ होगा उसको करते जाना, सॉल्व करते जाना, बस इतनी तगड़ी तैयारी हो जाएगी। 100 आउट ऑफ 100 लाने का मेरा टारगेट है, ठीक है। पर मैं अकेले ऐसा सोचूंगा तो हो नहीं सकता, जब तक मेरी जैसे थिंकिंग वाले बच्चे नहीं होंगे। तो भाई बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, पर कुछ बच्चे हैं ना 40 सोच के बैठे हैं, तो उनके लिए क्या बोलूंगा? वो बच्चे टेस्ट नहीं दो, चीटिंग करके दो, तुम्हारी मर्जी है। और जिनको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है वो टेस्ट सीरीज के सारे टेस्ट दे, ठीक है। और ऑनेस्टी के साथ करें, क्योंकि घर पे ऑनलाइन टेस्ट होंगे ये सारे के सारे, इतने सारे ऑफलाइन तो टेस्ट हो नहीं सकते ना यार, कैसे अरेंज करेंगे सब चीजों को? क्लास भी ले रही होंगी तो ऑनलाइन में कभी भी ले सकते हैं। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 टाइम दे देंगे, 2-3 टाइम दे देंगे बच्चों को, ठीक है। तो इसलिए ऑनलाइन टेस्ट होंगे पूरे के पूरे, एक आध ऑफलाइन लूंगा, हर चैप्टर का एक ऑफलाइन टेस्ट भी ले लूंगा, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बना लेंगे, 3-3, 4-4 टेस्ट हर एक चैप्टर के मैं डाल दूंगा, टेस्ट अपना चलते रहेंगे और अपना चैप्टर भी चलता रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो खूब सारे टेस्ट देना जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो सके, तभी तुम बोर्ड में कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। हाँ बेटा, बुक कौन सी ले सकते हो तुम लोगों को? मैंने अभी मैंने बुक का पीडीएफ भी भेज दिया, जो बच्चा पीडीएफ से कर सकता है पीडीएफ भेज चुका हूँ मैं, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ भी मैंने भेज दी है तुम लोगों को ग्रुप पे। ओसवाल की पीडीएफ मैंने भेज दी, तुम चाहो तो ओसवाल की बुक ले सकते हो, तुम चाहो तो एमटीजी की बुक ले सकते हो भाई। एमटीजी ओसवाल में से कोई सी भी बुक ले लेगा, एमटीजी ले लो, ओसवाल ले लो। अब कोई कहेगा अरिहंत से ले लो भाई, कोई सी बुक ले लो, थोड़ा स्टैंडर्ड की बुक ले लेना, एग्जाम आइडिया ले लो, ठीक है। अब ये मत लेना पता नहीं कुंजी टाइप की, जेपीजी की बुक ले ली, पता चला गोल्डन सीरीज की बुक ले ली, ऐसी किताबें मत लेना जिसका कुछ है ही नहीं, नामो निशान, ठीक है। वो वाली किताबें मत लेना बस,
थोड़ा स्टैंडर्ड की किताब है जिसमें गलतियां कम से कम हो, मेरी तरफ से ये मैंने तुम्हें बता दी। ठीक है, कौन सी बेस्ट है? दोनों बेस्ट है, जो 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 सही लगती है वो ले लो, जिसको सही लगता है। सुबह का बैच नहीं बना पाऊंगा भाई मैं, 4 बैच बना दिए, सुबह का बैच कहाँ से बनाऊं? 9 से 10 आ जाइए, 7:30 तो 7 बजे मैथ्स की क्लास है भाई, तो मैथ्स की क्लास सुबह ले लियो ना। मैंने 7 से 8 बैच कर तो रखा है, 7 से 8 कर रखा है बैच। ठीक है, अब और क्या करूं मैं? अब देखो साल के बीच में ऐसे नहीं कर सकते भाई हम लोग, साल के बीच में अब देखो इतना मैनेज कर लिया, मैं कैसे मैनेज करूंगा भाई? कभी भी कुछ तो ना, अपनी भी तो जिंदगी है, कोई और भी तो काम है मेरे, खाली ये तो ना ट्यूशन ही पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, तो भाई ऐसे नहीं कर सकता मैं। सुबह के टाइम पे मेरा अपना कुछ काम हो जाते हैं भाई, ठीक है, मैं ऐसे नहीं रख सकता हूँ। शाम के टाइम पे मैं 3 बजे से ही पढ़ा सकता हूँ, मेरे लगातार बैचेज होते हैं, वरना मैं ले लेता क्लास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं खाली पढ़ा ही रहा होता तो मैं कर भी लेता, पर मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने शाम को 4 बैच बना रखे हैं, तो 9 से 10 आ जाओ पढ़ने के लिए, जिनको दिक्कत है 9 से 10 वाले बैच को ज्वाइन कर लो। मैं ये बोल सकता हूँ, बाकी जिसको भी टाइम की दिक्कत होगी वो व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर लेना, व्हाट्सएप पे उसके साथ बात कर लूंगा, अभी मत करो, टाइम वेस्टेज है। ठीक है, जिनको भी टाइमिंग की दिक्कत है, कोई सी भी प्रॉब्लम है टाइमिंग की, वो मेरे से व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेना, व्हाट्सएप पे उसको सॉल्यूशन दे दूंगा मैं। ठीक है, सबके लिए कर लेंगे भाई, व्हाट्सएप पे करा दूंगा, बात कर लेंगे। ठीक है, शुभम कुमार चौधरी, तुझे जो दिक्कत है कर लेंगे भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हाँ 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 भाई, 8 से 9 रखवा ले मैथ्स की। मतलब देखो ना, तुम खुद ही सोचो, मैं 4 बैच बना के बैठा हूँ, तुम बोलते हो एक और बैच बना दो। मतलब खुद भी देखा करो ना, मेरी भी तो मैं, ऐसा तो है नहीं एक बैच बना के बैठा हूँ यार, 5 से 6 भी चल रहा है, 6 से 7 भी चल रहा है, 7 से 8 चल रहा है, तो तुम जिससे पढ़ रहे हो उनसे बोल दो तो एक बैच एक्स्ट्रा बना दो, या 9 से 10 में आ जाओ पढ़ने के लिए भाई। ठीक है कि नहीं? तो ये भी समझा करो, मैं अपनी तरफ से ये सारे एफर्ट्स मैं ही डालूं क्या? बाकी टीचर्स को बोलोगे वो भी तो करने चाहिए। ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं यार, ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं, तो ऑक्सी एसिड्स की, तो व्हाट आर ऑक्सी एसिड्स मैं पहले पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल्स। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। इसके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नॉन मेटल के कंपाउंड होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा क्या है कि कौन कौन से ऑक्सीजन के एग्जांपल क्या भाई? जैसे H2SO4, एच, अगर क्लोरीन के ऑक्सी एसिड की बात करें तो HClO4, H2SO4, HClO4, तो ये क्या है? ऑक्सी एसिड से हमारे। तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इनके हमें स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, जैसे हम लोगों ने सल्फर के ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर पढ़े थे, वैसे ही हमें क्लोरीन के ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर पढ़ने। इसके स्ट्रक्चर के रूल क्या है भाई? रूल क्या है ऑक्सी एसिड बनाने के? तो पहला रूल क्या है कि तुम्हें बनाना है ClOH बॉन्ड, और दूसरा रूल क्या है? तुम्हें बनाना है Cl डबल बॉन्ड O, ClOH बॉन्ड और Cl डबल बॉन्ड O। Cl डबल बॉन्ड O मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? ये मैक्सिमम कितने बन सकते हैं भाई? ये मैक्सिमम 3 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। ClOH बॉन्ड बना लो, और मैक्सिमम ये कितने बन सकते हैं? 3 बन सकते हैं। Cl डबल बॉन्ड मैक्सिमम 3 बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। जैसे कि सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है? HClO, इसका HClO, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ClOH, पहला बॉन्ड ही ClOH है, बस खत्म, खत्म स्ट्रक्चर। पहला क्या बनाना है? ClOH बनाना है। उसके बाद जो ऑक्सीजन बच गई Cl डबल बॉन्डों के साथ कन्वर्ट कर दो। तो दूसरा क्या है? HClO2, तो कैसे बनाऊंगा इसको बेटा जी? ClOH, अब एक ऑक्सीजन बच गई, पहले तो एक बॉन्ड ClOH, अब एक ऑक्सीजन बच गई बेटा ClOH, अब एक ऑक्सीजन बच गई, तो क्या बनाऊंगा? डबल बॉन्ड O बनाऊंगा। तीसरा क्या है? HClO3, तो यहां कैसे बनेगा बेटा जी? ClOH, पहला बॉन्ड ClOH, अब 2 ऑक्सीजन बच गई, ClO3। चौथा HClO4, HClO4 कैसे बनेगा फिर? HClO4 कैसे बना सकते हैं? Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है ना? तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं HClO, HClO2, HClO3, HClO।
शुभम भाई सेकंड टर्म में बना दूंगा, अभी नहीं कर सकते भाई, बीच साल के बीच में मैं ऐसे नहीं कर सकता ना मैनेज। और सेकंड टर्म में क्योंकि भाई हमें पता ही नहीं था स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, सेकंड टर्म में सुबह का बैच मैं बना लूंगा, मैं सुबह का बैच बनाता हूँ। और भाई मैंने इस बार शाम को इतने बैच बना दिए थे, ठीक है। सेकंड टर्म जब स्टार्ट होगा 12th का, तब मैं सुबह का बैच बनाऊंगा। हाँ, एच और ओ दोनों होना जरूरी है, बिल्कुल। तभी उनको ऑक्सी एसिड बोलते हैं रुचिका। एच और ओ का होना जरूरी है रुचिका, बिल्कुल होना जरूरी है। भैया क्लोरीन इतने सारे बॉन्ड कैसे बना लिए? क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी होती है निशा कुमारी? जरा देख नालायक, पीछे क्या कराई है। क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 1357। अब पढ़ना जरा, इस निशा कुमारी को समझा। 1357 क्लोरीन की कोवेलेंसी पढ़ाई थी ना नालायक। 1357 क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी हो सकती है बेटा? 1357। जीआईसी नहीं पढ़ी इसका? जीआईसी में समझाया था ना 1357 क्लोरीन की एक ही होती है। क्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है? एक। और क्लोरीन कितने बना सकता है? 1357। वो तो है, तो फिर क्यों पूछ रही है तू? तो ये बात हो गई है किसकी? ऑक्सी एसिड की। अब जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो आता है एसिडिटी ऑफ ऑक्सी एसिड्स, यानी ऑक्सी एसिड्स की एसिडिक नेचर को बताओ। ऑक्सी एसिड्स के एसिडिक नेचर को बताओ कि एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी। एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी? तो आओ देखें किसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। कैसे देखेंगे? सबसे पहले भाई कंपाउंड है, अरेंज करना है एसिडिक ऑर्डर में। अरेंज करना है एसिडिक ऑर्डर में। चलो तुमसे कोई पूछे बेस क्या होते हैं, तुमसे कोई क्या पूछे बेस क्या होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। कोई तुमसे पूछे एसिड क्या होते हैं, तो क्या बोलोगे? एसिड आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एसिड आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं एसिड बोलते हैं। अब यार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी एसिड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होंगे? जिनके ऊपर प्लस चार्ज होगा। यानी जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ज्यादा कंपाउंड एसिडिक होगा। ऐसे भी देखा जा सकता है, बोलो। तो एसिड कौन होते हैं? जिनके ऊपर ज्यादा प्लस चार्ज होता है। ज्यादा प्लस चार्ज यानी ज्यादा एसिडिक। तो अगर हमें ऑक्सी एसिड्स की एसिडिटी चेक करनी है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, कौन ज्यादा एसिडिक है कैसे पता कर सकते हैं? सबका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इन सब में? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई इन सब में? तो यहाँ देखो, इसको मान लो क्या? +1, ये X। और क्लोरीन कितना, ऑक्सीजन कितना होता है? -। तो यहाँ पर बेटा जी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा क्लोरीन का? +1 आएगा। अगर हम लोग बेटा जी बात करें कहाँ HClO2 में, तो ये X है +1, 2 × -2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बेटा जी? +3 आएगा। अगर HClO3 की बात करूं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बेटा जी? +5 आएगा। और यहाँ पर बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +7 आएगा। तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या आ रहा है? +1, +3, +5, +7। तो जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, उतना ज्यादा कंपाउंड एसिडिक। तो कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? अब बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत सारे फैक्टर हो गए एसिडिक वाले। तो सुनो जरा, अगर हाइड्रा एसिड की, हाइड्राइड्स की एसिडिटी चेक करनी है, हाइड्राइड्स की अगर एसिडिटी चेक करनी है, इसकी हाइड्राइड्स की एसिडिटी, तो वो कैसे देखते हैं? एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ग्रुप में साइज और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो किसकी एसिडिटी होती है? हाइड्राइड्स की। अगर तुम्हें हाइड्राइड्स की एसिडिटी देखनी है तो ऐसे देखोगे। बट अगर तुम्हें ऑक्सी एसिड की एसिडिटी देखनी है, ऑक्सी एसिड की अगर एसिडिटी देखनी है, एसिडिटी ऑफ ऑक्सी एसिड, तो एसिडिटी कैसे होगी? प्लस चार्ज। जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतना ज्यादा कंपाउंड एसिड। बोलो क्लियर है क्या ये बात? वैकेंट डी ऑर्बिटल में और कहा? ठीक है, तो ये एसिडिटी का ऑर्डर हो गया सिंपल। इसी चीज को मैं एक और तरीके से समझा सकता हूँ, रेजोनेंस के तरीके से। पर रेजोनेंस यार अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, हम जीओसी में पढ़ेंगे।
इसीलिए बेटा हम लोग रेजोनेंस को अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस वाला फैक्टर हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। चलिए बेटा जी, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा इसका ऑर्डर पेपर में, पक्का, डन 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 मान लो। प्री बोर्ड, यूटी, फूटी, कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा ये। प्री बोर्ड में आ जाएगा, बोर्ड में आ जाएगा, यूटी में आ जाएगा, टेस्ट में आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो तुम्हें ये मिल ही जाएगा एक ना एक बार। अब बोर्ड में आए तो मजा ही आ जाए, है ना। ये क्वेश्चन तो एंट्रेंस में भी बहुत बार आया हुआ है, ऑर्डर लगाने की, एंट्रेंस में भी आया हुआ है। चलो दूसरा इसके टाइप का दूसरा क्वेश्चन, इसके टाइप का ही दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसको भी जरा देख ले, उसको भी जरा देख लेते हैं भाई। HOF, HOCl, HOBr, HOI में ज्यादा एसिडिक कौन है? HOF, HOCl, HOBr, HOI में ज्यादा एसिडिक कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? बताओ, क्या लगता है कौन ज्यादा एसिडिक? ग्रुप में, साइज पे, हाइड्राइड्स की एसिडिटी का ऑर्डर होता है शुभम वो, शुभम वो हाइड्राइड्स की एसिडिटी पर। तो देखो यहाँ पर हो सकता है, रुचिका रानी बिल्कुल सही है, यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चे इसको बोले HOI, क्योंकि उनको क्या लगेगा, HI सबसे ज्यादा एसिडिक होता था। तो यहाँ पर जरा सुनो, HF, HCl, HBr, HI में सबसे ज्यादा एसिडिक HI क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि तो इसका बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा, यस, लेंथ ज्यादा थी तो इसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, तो यहाँ पे H+ आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ पे बात डिपेंड करती है। बट अगर तुम यहाँ पर देखो यार, जरा इसका शेप देखो, जरा इसका स्ट्रक्चर देखो, HOF का स्ट्रक्चर देखो जरा, HOF का स्ट्रक्चर देखो, ये ऐसा होता है। ClOH का देखो, ये ऐसा होता है। BrOH का देखो, ये ऐसा होता है। और IOH का देखो, ये ऐसा होता है। सब में एक ही चीज कॉमन है, OH 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 OH। वहां पर क्या था, हाइड्रोजन अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई थी, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन सब केस में ऑक्सीजन से ही कनेक्टेड है। तो भाई यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बनेगा, FO-, ये क्या बनेगा, ClO-, ये क्या बनेगा, BrO-, और ये क्या बनेगा, IO-। समझ में आ रही है बात? हाँ, अब जरा देखना, अब जरा देखना यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटा जी क्या होगा, यहाँ पर देखो बेटा जी क्या होगा, यहाँ पर जो O- है, यहाँ पर सभी में O- बन रहा है। अब जैसे देखो हम लोग बोले कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जो H+ देने के बाद, एसिड्स क्या होते हैं जो H+ आसानी से देते हैं, अलग अलग टाइप के एसिड है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी एसिड होते हैं और H+ देने वाले भी एसिड होते हैं। जहां हाइड्रोजन दिख रही है वहां हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो यार, अगर ये H+ देगा तो H+ देने के बाद स्टेबल भी तो होना चाहिए। पता चला H+ दिया, बाद में खुद ही ले लिया, उसको ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, एसिड किसको बोलेंगे, जो एक बार H+ दे दे और देने के बाद भूल जाए। जैसे मान लो हम लोग बोले कोई बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, यानी बहुत बड़ा दानवीर है। जैसे मान लो मैंने वो सोचा मैं बहुत बड़ा दानवीर बनना चाहता, तो मैंने क्या किए, 1 करोड़ दान कर दिए, और अगले दिन खुद ही रोड पे आ गया, तो मैं क्या दानवीर कहलाऊंगा? मैं तो बोलूंगा ये जिसको दान दिए थे वापस दो, मैं वापस दो पैसे मेरे, तुम्हें दान देके मैं तो खुद ही रोड पे आ गया, तो मैं क्या हूँ भैया, अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो मैं कभी दान देना पसंद करूंगा 1 करोड़ का? ना बाबा ना, कभी नहीं करूंगा मैं तो। पर अंबानी है तो 200 करोड़ भी दान कर दे, क्या ही फर्क पड़ रहा है, तब भी चैन की नींद सोएगा। क्योंकि फर्क पड़ता है क्या, तो 200-300 करोड़ कितना भी दान कर सकता है। तो बेटा कुछ ऐसा ही क्या होता है, इनके साथ भी होता है। अगर कोई चीज H+ देने के बाद बिंदास मस्ती में घूमे फिरे तो क्या बोलेंगी, H+ ले ले मेरा। तो H+ देने के बाद जो स्टेबल हो वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ देखो H+ देने के बाद कौन सा वाला स्टेबल बन रहा है, तो कौन स्टेबल बन रहा है, इसको बोलेंगे एसिड, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। तो कौन ज्यादा स्टेबल बन रहा है कैसे देखेंगे भाई इसको, तो यहाँ देखो इसके साथ कौन अटैच है, O के ऊपर चार्ज है सभी केस में माइनस। चार्ज का मतलब होता है एक टाइप की टेंशन, चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, एक टाइप की टेंशन। O के ऊपर चार्ज आ गया माइनस चार्ज, यानी कि टेंशन आ गई है। अब टेंशन मुझे कम करवानी है भैया, O के ऊपर चार्ज यानी कि टेंशन आ गई है, अब टेंशन मुझे क्या करवानी है बेटा जी, कम करवानी है। तो मैं टेंशन कैसे कम करूंगा, मान लो बेटा
ये साक्षी नेगी है। अब इसका बेटा कल को पेपर है केमिस्ट्री का, इसको केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है, तो ये क्या रहेगी, टेंशन में रहेगी। अब इसकी फ्रेंड है, श्रेया भी है, अपर्णा भी है, इन्होंने सब पढ़ा हुआ है, तो इसकी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी, क्या कि मेरे दोस्त तो बड़े इंटेलिजेंट है, सब पढ़ा देंगे मुझे, और नहीं पढ़ाएंगे तो एग्जाम में तो बता ही देंगे मुझे। तो क्या है बेटा, ये रिलीफ रहेगी, टेंशन रिलीफ रहेगी। पर अगर मान लो साक्षी नेगी की दोस्त ही नालायक हो, इससे भी बड़ी नालायक हो, तो क्या होगा, कि टेंशन में होगी, इसकी दोस्त भी टेंशन में होगी, दोस्त को बोलेगी कैसा दोस्त बना लिया मैंने, तो ये कोई काम की नहीं है। तो क्या होगा इस केस में, अगर दोस्त भी हमारी तरह नालायक हो तो दोनों गए काम से। तो ऐसी क्या है यहाँ पर देखो, O माइनस का दोस्त कौन कौन है, कौन बॉन्ड बना के बैठा है, यहाँ फ्लोरीन बना के बैठा है इसके साथ बॉन्ड। तो फ्लोरीन क्या करेगा, O के ऊपर टेंशन है, उसको क्या बोलेगा, मुझे दे दे अपनी टेंशन, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो ऑक्सीजन की सारी इलेक्ट्रॉन तेरे को खींच लेगा। तो O के ऊपर जो माइनस चार्ज है सारा कौन ले लेगा, फ्लोरीन ले लेगा, ठीक है कि नहीं है। बट यहाँ क्या है, आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नहीं ले पाएगा माइनस चार्ज, तो O माइनस जैसा है वैसी का वैसी रहेगा, और ये H प्लस देने के बाद क्या बोलेगा, H प्लस इसके साथ है भाई, H प्लस देने के बाद ये बन जाएगा, ये क्या बोलेगा, ए H प्लस मेरे साथ वापस आ जा, ए H प्लस मेरे साथ वापस आके फिर से यही बना दे, मैं H प्लस नहीं दे सकता क्योंकि H प्लस देने के बाद मैं बड़ी टेंशन में आ जाऊँ, और ये क्या बोलेगा, मेरा H प्लस ले जाओ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, यहाँ पर हम लोग ऐसे करके देखने वाले हैं। ठीक है, रुचिका रानी चुप हो जा तू, मुझे 1 करोड़ दे दूंगा, मैं रोड पे नहीं आ जाऊंगा, है अनस्टेबल थोड़ी ना होना है मुझे, अंबानी बनने दे पहले मुझे, तब दूंगा मैं। तो बेटा जी ये यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक हैलोजेंस वाला, सबसे इंपॉर्टेंट यही था। अब छुटपुट क्वेश्चन है, छुटपुट का मतलब वही, अरे वही पुराने वाले, कि ये बॉन्ड क्यों नहीं बनता, ये क्यों नहीं बनता, ये क्यों नहीं बनता, सब पुराने वाली चीजें, ये वही है। आ जाओ, तो ये कुछ नई चीज थी, समझा दी गई, अब पुरानी बातें नहीं। अब सब पुरानी बातें तो तुम खुद ही आंसर बता दोगे, देखो जरा। चलो, फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स क्यों नहीं बनते हैं, फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स तो बनते हैं, अब तुम्हें पता है क्लोरीन कितने सारे बॉन्ड बना रहा है, 1 3 5 7 ऑक्सी एसिड से, और फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 1। फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए फ्लोरीन एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। तो फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स नोन नहीं है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के ऊपर कभी प्लस चार्ज नहीं आ सकता, और फ्लोरीन के ऊपर कभी प्लस चार्ज नहीं आ सकता, तो फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बना सकता, क्योंकि ऑक्सी एसिड में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स के ऊपर प्लस चार्ज ही तो आता है। अगला है बेटा जी, ClF3 एग्जिस्ट करता है, FCl3 एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा क्यों। BrF7 बनता है, नहीं बनता, IF7 बनता है, ऐसा क्यों, तो बताएं बताएं बताएं। निशा कुमारी चुप हो जा तू है, बेटा कल तुम्हारी क्लास होगी कि नहीं होगी मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगा, प्लीज मैसेज देख लिया करो, मैसेज करके मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ, पहले वाले का रीजन क्या है भाई, फ्लोरीन 3 बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो पहले वाले का तो रीजन खत्म हो गया, फ्लोरीन 3 बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो FCl3 इसलिए नहीं बनेगा। दूसरा वाला क्या है, ब्रोमीन का साइज छोटा है तो उसके चारों तरफ 7 फ्लोरीन नहीं आ सकती, स्टेरिक हेडमेन। आयोडीन का साइज बड़ा है तो उसके चारों तरफ 7 फ्लोरीन आ सकती है, इसीलिए IF7 बनता है, तो स्टेरिक हेडमेन की वजह से ऐसा होता है। बिल्कुल सही निशा कुमारी, एकता पांडे, बिल्कुल सही, शाबाश, अब लग रहा है हाँ तुम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया है। कल से शाम के 9 बजे सॉलिड स्टेट होगा, और बाकी टाइम ऑर्गेनिक होगी। किसी बच्चे को टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी व्हाट्सएप करके बता दो, पर जेन्युइन होनी चाहिए यार प्रॉब्लम, ठीक है, कहीं मेरे ऊपर प्रॉब्लम डाल दो तुम, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो फिर तभी बताना है ना, मेरे पास सही में ऑप्शन नहीं है इसलिए मैंने ऐसा रखा हुआ है भाई, ठीक है। मेरे भी बारे में सोचा करो ना, एक ही चैप्टर को कितनी बार पढ़ा दिया सॉलिड स्टेट को, ऑर्गेनिक भी पढ़ा रहा हूँ दूसरी बार, अब तुम लोगों का टाइम ही सेट नहीं होता। अरे कितने सब्जेक्ट पढ़ती है तू रुचिका रानी,
5 से 6 आ जा, 5 से 6 आ जा, 6 से 7 आ जा, 7 से 8 आ जा। कहाँ दिक्कत है तुझे? कितने सब्जेक्ट है भाई? सब मतलब इसी टाइम पे होती है? कोई टाइम आगे पीछे कर ले। जैसे तू आ जाइए 7 से 8। चल व्हाट्सएप पे बात करिए, व्हाट्सएप पे बात कर लो। हाँ तो मैं क्लास ऐसी कुछ रख लूंगा ना, वीक में 4 डेज ऐसे करके, टीटीएस में ऐसे करके रख लूंगा। अच्छा एमडब्ल्यूएफ में दिक्कत है ना? अरे यार तो एमडब्ल्यूएफ में एक आध दिन क्लास लूंगा मैं, खाली वेडनेसडे को मैक्स टू मैक्स। तो तू टीटीएस में तो मैं लूंगा, तब टीटीएस में आ जाइए, एक आध क्लास रिकॉर्डिंग से देख लियो। और उसके बाद जैसी जीओसी खत्म होगी तब मैं 9 बजे वाली क्लास फिर से स्टार्ट कर दूंगा। अरे ये जो क्लास का टाइमिंग है बेटा जी, ये जो मैंने क्लास का टाइमिंग रखा है, 9 बजे वाली क्लास में ऑर्गेनिक में अक्टूबर से स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि जो अगला देखो, ये जो 9 बजे वाला बैच है इसमें सॉलिड स्टेट और बायोमोलिक्यूल जैसी खत्म होगा, इसमें भी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी फिर। तब 9 बजे वाले बैच में आ जाना, ठीक है ना? ये 15-20 दिन की प्रॉब्लम है बस, ये टाइमिंग की। फिर से 9 से 10 वाला बैच फिर सारे बैच में फिर से सेम चलने लगेगा, सारे बैच में फिर से सेम चलने लगेगा। 15 दिन की प्रॉब्लम है बस। निशा कुमारी मक्खन उत्पाद एक्सप्लेन वाई फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली वन ऑक्सीजन एसिड, ये करा दिया है मैंने तुम्हें, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे इसके। अब नोबल गैस स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। नोबल गैस, नोबल गैस को एक बार देख ले बेटा। ग्रुप 18 नोबल गैस, ग्रुप 18 नोबल गैस। लास्ट ग्रुप, फाइनल ग्रुप, डन करेंगे। ग्रुप 18 का नाम क्या है? नोबल गैस। तो किसी टाइम पे इनका नाम इनर्ट गैस भी हुआ करता था। तो इनर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? बिल्कुल साधु संत आदमी, जैसे कि मैं। नोबल का मतलब थोड़ा दुष्ट आदमी, है ना? कभी कभी दुष्टता जो दिखाता है वो नोबल कहलाता है। नोबल का मतलब साल में कभी कभी उसको गुस्सा आ जाए, कभी कभी वो थोड़ी बहुत शरारतें करे। और इनर्ट का मतलब बिल्कुल साधु आदमी, साधु संत आदमी, उसको जो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता है, ठीक है? संत आदमी, संत परमात्मा आदमी, वो क्या होता है? इनर्ट होता है। तो पहले हम लोग क्या सोचते थे? नोबल गैसें संत आदमी है, संत लोग है, कभी रिएक्ट नहीं करती, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। 1962 तक नोबल गैस का नाम क्या था? इनर्ट गैस। 1962 तक नोबल गैस का नाम क्या था? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। 1962 तक इनको क्या बोलते थे? इनर्ट गैस बोलते थे। फिर आया इनका पता लगाने के लिए कौन? ठीक है, हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी? तो 1962 में एक आदमी आया, इसने बताया कि ये संत आदमी है, ये साधु संत लोग हैं, ये संतों की तरह सिर्फ दिख रहे हैं, एक्चुअल में संत नहीं है। तो उसने पता लगाया 1962 में। नील बार्टलेट नाम का साइंटिस्ट है, नील बार्टलेट, उसने बोला, वो रिएक्शन कर रहा था। किसकी रिएक्शन कर रहा था वो? ऑक्सीजन प्लस PTF6 की। और एक कंपाउंड बनता है O2 प्लस PTF6 माइनस। ये तुम्हें याद नहीं करना, सिर्फ हिस्ट्री बता रहा हूँ। तो ये कंपाउंड बनता है। तो उसने कंपाउंड बनाया और उसमें फिर O2 की आयनाइजेशन इंथैल्पी चेक की। आयनाइजेशन इंथैल्पी O2 की कितनी थी? 1175 किलो जूल पर मोल। O2 की आयनाइजेशन इंथैल्पी उस टाइम पर नोन थी। तो उसने फिर बाकी की नोबल गैस की आयनाइजेशन इंथैल्पी चेक करी, तो उसको पता चला जिनॉन की तो आयनाइजेशन इंथैल्पी 1170 किलो जूल पर मोल है। उड़ी बाबा, ये तो 1170 लिख रही है, 1170। यानी कि अगर O2 अपना इलेक्ट्रॉन दे सकती है, उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी अगर इतनी है, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकती है, तो फिर तो जिनॉन भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकती है। बोलो बोलो, अगर O2 अपना इलेक्ट्रॉन दे सकती है तो फिर तो जिनॉन भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकती है। तो फिर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो उसके दिमाग खनका। उसने बोला, भाई मैं ऐसा करता हूँ, जिनॉन की भी रिएक्शन करा के देखता हूँ। क्या करता हूँ? जिनॉन की भी रिएक्शन करा के देखता हूँ। तो उसने जिनॉन प्लस PTF6 की रिएक्शन कराई। इसकी जिनॉन प्लस PTF6 की रिएक्शन कराई, तो उसको पता चला जिनॉन भी भाई अब इनर्ट नहीं रही, अब ये भी साधु संत नहीं रही, ये भी रिएक्ट करती है। और क्या आया?
Hc+PtF6 का एक रेड कलर का कंपाउंड फिर से बन गया। तो यहां से क्या पता चला कि पहली नोबल गैस जिसने रिएक्शन करी वो क्या थी, जेनॉन थी। और नील बार्टलेट की इंस्पिरेशन क्या थी, उसको क्या इंस्पिरेशन, उसको कैसे आइडिया है, ये वाला कैसे आइडिया है, उसने देखा O2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, जेनॉन की कम है। तो अगर O2 रिएक्ट कर सकती है, रिएक्शन कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन दे के होती है, तो अगर O2 इलेक्ट्रॉन देके रिएक्शन कर सकती है तो भैया जेनॉन को भी करना चाहिए। और ऐसा उसने किया, कंपाउंड बन भी गया। और उसके बाद तो कंपाउंड की झड़ी लग गई, जेनॉन के कंपाउंड की झड़ी लग गई। XeO3, XeF2, XeF4, XeF6, XeO2F2, XeOF4, लाइन लगा दी जेनॉन के कंपाउंड्स की। तो यहाँ पर तुम लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जेनॉन के ज्यादातर कंपाउंड ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही बन रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जेनॉन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफी कंपेरेबल फिर भी ज्यादा ही है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की, इलेक्ट्रॉन छीनने की कैपेसिटी सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ही होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो जेनॉन में से इलेक्ट्रॉन कौन छीन सकता है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसीलिए हम लोगों ने ये देखा कि जेनॉन के ज्यादातर कंपाउंड किसके साथ नोन थे, या तो ऑक्सीजन के साथ नोन थे या फिर फ्लोरीन के साथ नोन थे। जेनॉन ही क्यों बनाती है कंपाउंड, बाकी के नोबल गैस क्यों नहीं बनाती कंपाउंड? तो भाई बाकी की नोबल गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, कंपाउंड कोई कब बनाएगा, इलेक्ट्रॉन देके या इलेक्ट्रॉन लेके। ऊपर वालों की डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, साइज बढ़ता है, क्योंकि तो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले से ही क्या थी, बहुत ज्यादा थी। तो इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करते हैं, और जिनोन ही सिर्फ रिएक्ट करता है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। और नीचे जाएंगे और कम हो जाएगी, रेडॉन की तो और कम होती है। बट भाई जो रेडॉन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसकी ज्यादातर हमें केमिस्ट्री नोन नहीं है, क्योंकि रेडॉन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो रेडॉन की केमिस्ट्री में ज्यादातर नोन नहीं है, ठीक है, इसलिए रेडॉन के बारे में ज्यादा नहीं जानते। तो भाई जिनोन क्यों रिएक्ट करती है, क्योंकि जिनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है। हीलियम क्यों नहीं करती, हीलियम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि हीलियम का साइज छोटा है और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हीलियम ना तो इलेक्ट्रॉन देती है ना लेती है, तो हीलियम बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, तो हीलियम की रिएक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल है। करती है, अब तो सारी की सारी नोबल गैस करती है, बस 25 साल पहले की एनसीईआरटी छपी हुई है, वो लिखती है कि नोबल गैस में सिर्फ जिनोन रिएक्ट करती है, तो हम लोग को जिनोन ही लिखना है। ठीक है कि नहीं, अब तो सारी नोबल गैस रिएक्ट करती है। तो भाई यहाँ पर व्हाट वाज द इंस्पिरेशन, ionization enthalpy was the inspiration. ठीक है, ओके, चुप हो जा निशा कुमारी। तो देखो बेटा जी, यहाँ पर जो हम लोगों को क्वेश्चन देखने हैं ग्रुप 18 के, तो मैंने तुम्हें जो भी पढ़ाया वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आंसर हमारे होते हैं। तो देखो अभी देखते हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन आंसर हैं जो हम लोग को करने हैं। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ये रहे। तो देखो हमारे स्क्रीन पे आ गए होंगे, ये क्वेश्चन है। तो एक है क्वेश्चन नंबर 65, एक्सप्लेन व्हाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर इनर्ट इन नेचर। तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स इनर्ट इन नेचर क्यों होते हैं, बहुत कम रिएक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है और उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं ना लेना पसंद करते हैं, इसीलिए वो इनर्ट इन नेचर होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज तो हम लोगों ने कर ली, समझ ली, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी रेडॉन। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, रेडिएशन निकालता है, तो उसके साथ हम लोग ज्यादातर स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि खतरनाक केमिकल है, कोई इसके साथ स्टडी करने गया पता लग खुद ही मर के आ गया। तो इसीलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट की ज्यादा स्टडी नहीं की जाती। तो रेडॉन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसकी स्टडी नहीं करते। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई हीलियम इज नॉट नोन टू फॉर्म कंपाउंड्स। हीलियम क्यों नहीं बनाती कंपाउंड, क्योंकि हीलियम की आयनाइजेशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ना तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती है ना इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती है। ठीक है, अगेन अगला क्वेश्चन है। अभी सारे क्वेश्चन तुम देख रहे हो कितने आसान आसान थे। अगला क्वेश्चन है कि जो हीलियम नियॉन होती है उसको वार्निंग सिग्नल्स में यूज करते हैं, वार्निंग सिग्नल्स में। देख रहे हो, वार्निंग सिग्नल्स में नियॉन किसमें यूज होती है, वार्निंग, यानी कि रिफ्लेक्टर्स वगैरह में। जैसे क्या हो, कहीं पे लिखा हो कि डेंजर का साइन है, डेंजर है भैया डेंजर है, वहां पर नियॉन को डालते हैं, क्योंकि नियॉन रिफ्लेक्टर की तरह काम करती है। उसमें लाइट डलती है, क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट कर देती है उसको। ठीक है, और इसको दूर की डिस्टेंस से देखा भी जा सकता है, इसलिए इसको वार्निंग सिग्नल्स पे यूज किया जाता है। नोबल गैस का क्या होता है, नोबल गैस का हाई
हाँ साइज ज्यादा क्यों होता है? तो यार ये देखो, ये चीज भी मैंने तुम्हें पढ़ाई थी। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं फ्लोरीन में और नियोन में किसका साइज बड़ा है, किसका साइज बड़ा होता है? तो देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, बट फ्लोरीन में क्या होती है, वैन डर वाल रेडियस होती है। पढ़ाया था जीआईसी में। फ्लोरीन में वैन डर वाल रेडियस होती है, इसीलिए नोबल गैस का साइज ग्रुप 17 वालों से क्या होता है, बड़ा होता है। सब देख रहे हो, सब पिछला वाला पढ़ा चुका हूँ, वही चीज रिवीजन में हो रही है इधर। हीलियम डाइविंग एपैरेटस में जो होती है क्योंकि जल्दी से सॉल्युबल हो जाती है। नोबल गैस में ऑक्सीजन और फ्लोरीन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड ही क्यों नोन होते हैं, ये हम लोग कर चुके हैं। क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की कैपेसिटी होती है कि वो जीरोन से इलेक्ट्रॉन निकाल सके, इसलिए ऐसा होता है। नोबल गैस का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसको जरा समझ लेते हैं। ये जरा समझ लेते हैं, नोबल गैस का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसको जरा समझ लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्यादातर कंपाउंड जीनोन के ही क्यों बनते हैं? क्योंकि जीनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, इसलिए ज्यादातर कंपाउंड जीनोन के ही बनते हैं। इंस्पिरेशन क्या थी नील बार्टेट के लिए? उसको पता चला कि ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा थी जीनोन से, इसलिए उसने ऐसा किया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। हाँ, तो ये तुम लोगों को मैंने सब कुछ करवाई रखा है ना, बॉइलिंग पॉइंट। जो नोबल गैसेज होती हैं, देखो नाम में ही लिखा है गैस, गैस को क्या ही बॉईल करोगे बे, गैस का बॉइलिंग पॉइंट तो पहले से ही कम होगा भाई, नोबल गैस है ना, तो गैस का बॉइलिंग पॉइंट तो पहले से ही कम होगा, तो क्या ही उनको तुम हीट करोगे। तो देखिए जरा नोबल गैसेज में, नोबल गैसेज में उनको अगर देखें हम लोग, तो नोबल गैस को उनका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम क्यों होता है, आप जरा समझते हैं। यहाँ देखो, इंटर हेलोजन कंपाउंड करा तो दिए एकता पांडे, ये नहीं है इंटर हेलोजन कंपाउंड नालायक, BRF7 IF7, क्या ये इंटर हेलोजन है कि नहीं है? ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है। ClF3, ये तो है इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब हेडिंग के साथ नहीं कराया मैंने, खत्म, इंटर हेलोजन ही तो है ये। ठीक है, अगला है नोबल गैस क्या होती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, नोबल गैस का। तो यार नोबल गैस क्या होती है, वो किसी का बॉन्ड बनाती नहीं है, खुद के साथ भी नहीं बनाती, खुद को भी आसपास नहीं आने देती एक दूसरे के। तो नोबल गैस क्या है, इनके बीच में बहुत ही वीक वेंडरवॉल फोर्स होती है, वीक वेंडरवॉल फोर्स होती है एक दूसरे, क्योंकि इनकी खुद ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूरी फुलफिल्ड है, हर तरफ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, पूरा फुलफिल्ड है। तो इनके बीच में क्या होती है, बहुत रिपल्शन रहती है ऐसी। तो इनकी वेंडरवॉल फोर्स क्या होती है, बहुत ज्यादा कमजोर होती है, वीक होती है, इसलिए नोबल गैस पास पास नहीं आती है। पास पास नहीं आएंगी तो क्या होंगी, गैस होंगी। और अगर पास पास आ जाएंगी तो क्या होंगी, लिक्विड होंगी। तो नोबल गैस में क्या होता है, बहुत ही वीक वेंडरवॉल फोर्स होती है, इसीलिए नोबल गैसेस क्या होती है, गैस की तरह ही काम करती है। ये हमारा नोबल गैस खत्म होता है। इसके बाद यार दो क्वेश्चन और हैं, और जो क्वेश्चन काटते हैं, कुछ क्वेश्चन कट करने हैं बेटा जी, वो मैं कट करवाने भूल गया था, वो मैं कट करवा देता हूँ तुम लोगों को। मैं यहाँ नोट्स में कुछ क्वेश्चन है जो कट करने हैं, वो कट कर लेना। ये क्वेश्चन हट चुके हैं सिलेबस से, मैं आज पढ़ा रहा था तो मैंने ध्यान दिया, मैं काटना भूल गया। ये वाले क्वेश्चन से कुछ, कौन से वाले, ये रिपीट हो गया, नेम टू पॉइजनस गैस वाला, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, फिर से मत लिख लेना। इस क्वेश्चन को तो मैं भी पढ़ाऊंगा, ये क्वेश्चन काट देना, ये क्वेश्चन हट चुका है सिलेबस से, ये क्वेश्चन को कट कर देना। कौन सा वाला, ये वाला, इस वाले क्वेश्चन को काट देना, ये वाला काट देना, सिलेबस हट चुका है, इसको भी काट देना, काट देना भाई, फालतू क्वेश्चन है, काट देना। ठीक है ना, ये सब इन दोनों क्वेश्चन काट देना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वाला क्वेश्चन नंबर 79 और क्वेश्चन नंबर 80 कट कर देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये वाला,
ये वाला भी कट कर देना है, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको भी तुम्हें कट कर देना है, ये वाला SO2 वाला। ठीक है, तो बस 2 क्वेश्चन बचते हैं हमारे, वो 2 क्वेश्चन में समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर तुम देखोगे एक क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन दे रखा है कि अगर Fe को HCl के साथ डालते हैं तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन बनती है, FeCl3 क्यों नहीं बनता? ये नहीं बनता, ये बनता है, ऐसा क्यों? क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों? Cl2 प्लस H2 बनती है, FeCl3 नहीं बनता, ऐसा क्यों? तो जरा देखो यार, हाइड्रोजन एक बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होती है। रिड्यूसिंग एजेंट ऑब्वियसली बातें होगी, हाइड्रोजन तो खुद ही एक रिड्यूसिंग एजेंट है। O2 क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो यहाँ पर अगर तुम FeCl3 को देखोगे, FeCl3 को देखोगे तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? Fe+3 आएगा। और FeCl2 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? Fe+2 आएगा। क्योंकि हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इस रिएक्शन के अंदर जितना भी FeCl3 बनता भी होगा, अगर रिएक्शन के अंदर मान लो FeCl3 बनता भी होगा, तो हाइड्रोजन इसको क्या कर देती है? रिड्यूस करके क्या बना देती है? Fe+2 में कन्वर्ट कर देती है। तो इस रिएक्शन के अंदर बेटा जी क्या, जितना भी FeCl3 मान लो, यहाँ पे FeCl3 है, Fe+3 बनता भी होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी? Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे क्या बात को? तो भाई यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि Fe प्लस HCl से क्या बन रहा है? FeCl2 प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। हाइड्रोजन एक बहुत ही बड़े रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? अगर FeCl3 बन रहा है तो इस FeCl3 में Fe+2 किसमें कन्वर्ट कर देता है? Fe+2 में कन्वर्ट करके रख देता है। तो भाई ये हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजीली क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था विच फॉर्म ऑफ सल्फर इज, क्वेश्चन नंबर 28, एक नोट्स का क्वेश्चन छोड़ दिया था ना मैंने बीच में, क्वेश्चन नंबर 28, विच फॉर्म ऑफ सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, सल्फर की कौन सी फॉर्म पैरामैग्नेटिक होती है? तो भाई देखो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? पैरामैग्नेटिक का मतलब अगर एक डब्बे के अंदर इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो वो अनपेयर्ड हो, और डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? अगर एक डब्बे के अंदर इलेक्ट्रॉन रखे हैं तो वो पेयर्ड। इसको क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। इसको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। तुमसे क्या पूछ रहे हैं, कौन सी फॉर्म सल्फर की पैरामैग्नेटिक होती है? तो यार इसको तुम्हें याद रखना है, सल्फर की S2 सल्फर पैरामैग्नेटिक होता है, यानी उसके पास क्या होते हैं बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके पास क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए जो S2 की फॉर्म होती है वो क्या होती है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होती है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे पैरामैग्नेटिक, जिसके पास सारे पेयर्ड होंगे डायमैग्नेटिक। तो S2 क्या होता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। हाँ जी, तो यहाँ पर यही करना है हम लोगों को, बस इसके साथ ही पी ब्लॉक